हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। ये जो वीडियो है वो सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये जो पेपर है वो मॉडल पेपर है झारखंड बोर्ड का। लेकिन क्वेश्चन मैंने देखे हैं, बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है, हम सब कुछ सॉल्व करेंगे। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा ही रखा है, आपको लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। चलिए वीडियो स्टार्ट कर दें। पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं कि 156 का अभाज्य गुणनखंड लिखा जा सकता है। कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको देख के बताना है। तो हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करेंगे, फिर आपको आंसर बताएंगे। सो देखो 156 को हम अगर गुणनखंड करें तो कैसे करेंगे। देखो 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 1 बचा 2 नम 18, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 एकम 13। तो 156 को हम लिख सकते हैं। और 2 कितनी बार है? 2 बार, 3 एक बार और 13 एक बार। तो 2 2 बार, 3 एक बार, 13 एक बार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले में आ जाओ। कह रहे हैं 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा है। 6/15 एनसीईआरटी का ही प्रश्न है। सो देखो, अगर इसको ढंग से देखें तो ये थोड़ा हम काट सकते हैं। ऊपर है 2 तिया 6, तो सॉरी 3 दूनी 6। इसको अगर काटेंगे 3 से कटेंगे ना, 3 दूनी 6, 3 5 15। ठीक है, तो देखो 5 की घात 1 है। अगर हर का गुणनखंड करें और 2 आए या 5 आए या 2 और 5 दोनों आए तो क्या होता है? शांत होता है। तो ये क्या होगा? शांत होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं किसी बहुपद पी एक्स के लिए ग्राफ की आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या में बतानी है। तो जितने एक्स अक्ष में जितने कट पॉइंट होते हैं उतने आपके शून्य होते हैं। तो कट पॉइंट कितने? 1 2 3 4 कट पॉइंट है। तो आपके शून्य कितने होंगे? 4 होंगे। ठीक है, शून्य कितने होंगे? 4 होंगे। आगे बढ़ो। कह रहे हैं ये जो द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग कितना होगा। शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, जिसका सूत्र होता है माइनस के बी बट्टा ए। माइनस बी क्या होता है? एक्स का गुणज, माइनस के साथ ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणज, कुछ नहीं 2 1। तो प्लस के 7/1 यानी कि 7 आ जाएगा। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 7। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला रैखिक समीकरण युग्म ये वाला और ये वाला का कोई हल नहीं होगा। कोई हल कब नहीं होता? जब समांतर रेखा होती है, यानी कि A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, और बराबर नहीं होता है C1/C2। ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे हैं ये जो समीकरण है और ये जो समीकरण के द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होंगी वो बताना है। तो अगर आपको इसका नेचर बताना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? A1/A2। तो A1 क्या होता है? एक्स का गुणज, कुछ नहीं तो 1, इधर के एक्स का गुणज 3 A2। फिर आओ B1/B2 निकालो। B1 कितना? वाई का गुणज, कुछ नहीं तो माइनस का 1। B2 कितना? माइनस का 2। सो आप देखो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, और इस स्थिति में क्या होता है? अद्वितीय हल होता है ना, केवल एक हल होता है। तो क्या होगा? और प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होती है। क्या होती है? प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं इसका और इसका हल क्या होगा। आपके पास देखो 2 समीकरण दे रखे हैं, 2x + y = 6, और दूसरा आपको दे रखा है 5x - y। ठीक है, 5x - y = 1। जोड़ देंगे, कटा 2 और 5 कितना होगा? 7x, और यह 7, तो 7 एकम 7, x का मान आ जाएगा 1। ठीक है, हमारे पास 2x + y = 6, y का मान निकालना है। प्लस का 2x इधर रखे, माइनस का 2x, तो x का मान रख दिया 1। 6 में से 2 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, कितना आ जाएगा? 4। तो x का मान 1 होगा और y का मान 4। x का मान 1, y का मान 4। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नवा प्रश्न हमसे क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण कौन सा होगा वो आपको बताना है। सो अगर आप ध्यानपूर्वक देखें, इसको अगर हल करोगे यहाँ से कट जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें x की 3 आ जाएगी, ये भी नहीं होगा। इसको अगर मैं हल करके दिखाऊं कैसे होगा वो भी मैं दिखा देता हूँ। देखो, इसको जब खोलेंगे a का वर्ग प्लस b का वर्ग 2ab, 2 से गुणा कर दो, 2x, 2 3 6, प्लस का 2x प्लस का 2x कटा, और माइनस का 6 इधर के प्लस का 6 हो गया, उस तरफ कुछ नहीं बचा। तो x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कह रहे हैं ये जो द्विघात समीकरण है
इसकी मूलों की प्रकृति कैसी होगी? जब भी हमें मूलों की प्रकृति निकालनी होती है तो हमें निकालना होता है विभक्तिकर, जिसका सूत्र होता है b² - k4ac। देखो भाई, हमारे पास प्रश्न में ए के स्थान पर क्या है? x का गुणज 1, बी के स्थान पर x का गुणज 7 और सी के स्थान पर क्या है? 6। तो बी क्या है हमारे पास? 7 का वर्ग 4, ए हमारे पास 1 है, सी हमारे पास 6। 7 49, 4 छंग 24। तो ये कितना आ गया? 25 आ गया। 25 यानी कि धनात्मक है, और धनात्मक होने पे क्या होता है? अगर डी का मान पॉजिटिव आता है तो मूल वास्तविक होते हैं और भिन्न भिन्न होते हैं। अगर डी का मान 0 आता है तो मूल वास्तविक और समान होते हैं। अगर डी का मान माइनस में आता है तो मूल का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो वास्तविक तथा असमान होगा क्योंकि पॉजिटिव में आया है। आगे बढ़ो, कह रहे हैं यदि द्विघात समीकरण के मूल समान हो तो के का मान क्या होगा? देखो, अगर मूल समान होता है तो के का मान क्या होता है? डी का मान फिर 0 होता है। विभक्तिकर का मान किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है अगर मूल समान होता है तो देखो भाई, b क्या है हमारे पास? x का गुणज b होता है -4, a का मान x का गुणज 1 और c हमारा k है अचर पद। तो 4 चक्कू 16, ये हो गया 4 के, -4 के इधर आके प्लस का 4 के, 4 इधर गुणे में इधर आके बट्टे में आ गया। तो 4 चक्कू 16, तो k का मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ। क्या बोल रहे हैं कि AP का सार्वंतर क्या होगा? ये जो आपको AP दिख रहा है इसका सार्वंतर बताना है। सार्वंतर D बराबर क्या होता है? द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद, दूसरा पद है 21, प्रथम पद है 24, यानी कि -3। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस AP का 10वां पद क्या होगा? A10 निकालना है, जिसका सूत्र होता है A + 9D। ए हमारे पास है प्रथम पद 2 और डी क्या होता है? द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा दो तो 5 आ जाएगा डी। तो देखो भाई, 2 और 9 पंचे 45, तो ये कितना आ गया? 47, 47। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ। हमसे बोलो सभी समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं? संगत कोण होते हैं बराबर, भुजा का अनुपात समानुपाती में होता है। आगे प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं त्रिभुज ABC में अगर DE समांतर हो BC की, ये जो DE समांतर है BC के, और BD कहाँ है? ये है 7.2 और AE यह है 1.8, EC यह है 5.4। तो AD का मान क्या होगा? तो अगर ये भुजा इसके समानांतर है तो थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या होता है? AD बट्टा DB किसके बराबर होता है? AE बट्टा AC के। तो AD हमें निकालना है। ये दे रखा है 7.2, ये दे रखा है 1.8 और ये दे रखा है 5.4। एक स्थान के बाद दशमलव है, हट जाएगा। 18 कम 18, 18 दिया 54। सो देखो भाई, 7.2 एक कम 7.2 बट्टे में 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12। तो आंसर आ जाएगा 2.4। कितना आ जाएगा? 2.4। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखो, ये आपके NCERT का प्रश्न है। आपके हिसाब से बिना सोचे समझे अगर कौन पूछ रहा है, 3 भुजा दे रखी है तो 90 होगा। ठीक है, NCERT का प्रश्न है, क्योंकि सबसे बड़ी वाली भुजा का वर्ग बाकी 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर आ रहा है, तो अगला वाला कोण कितना होगा? 90 का होगा। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? x1 - x2 का वर्ग, y1 - y2 का वर्ग। ये भाई x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। x1 कितना है? 2, x2 आपका है 4, y1 है आपका 3, y2 है आपका 1। 2 में से 4 घटाएंगे माइनस का 2, और 3 में से 1 घटाएंगे 2। 2 का वर्ग 4 + 4 यानी कि √8। 8 का वर्गमूल होता है 2 √2। ठीक है, 2 √2। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, परेशानी हो, आप प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें। आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं प्रश्न में? कह रहे बिंदु इतने इतने को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा? मध्य बिंदु x निर्देशांक का सूत्र क्या होता है? x1 + x2 बट्टे में 2, और y के लिए सूत्र होता है y1 + y2 बट्टे में 2। ठीक, x1 क्या है? 2, x2 क्या है? 4, 4 और 2 6 का आधा 3 हो गया। फिर y1 क्या है? देखो यहाँ 5
और यहाँ पर है 7, 5 और 7 कितना हो जाएगा 12/2, 2 छंग 12। तो x निर्देशांक 3 है, y निर्देशांक 6, 3,6 होगा। ठीक है, कह रहे हैं अगर ये त्रिभुज, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है, ठीक है, सो देखो भाई सूत्र मैं आपको बता देता हूँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 x1 y2 माइनस के y3 x2 y3 माइनस के y1 x3 y1 माइनस के y2। ठीक है दोस्त, ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2, ये आपका x3, ये आपका y3। सूत्र में रखो आप। x1 कितना है 0, 0 गुणा कुछ भी वो 0 होता है। x2 है आपका 5, y3 आपका 6 है और y1 आपका 0 है। x3 आपका फिर से 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग कुछ भी वो 0 होता है। तो 5 छंग 30 और यहाँ पर बट्टे में 2 काटोगे तो कितना आ जाएगा 15। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 15 वर्ग मात्रक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, कह रहे हैं साइन का मान 3/5 है तो टेन का मान क्या होगा, तो बहुत आसान है। सो देखो साइन पता है तो कॉस निकाल लेते हैं, क्योंकि जो टेन होता है, टेन बराबर क्या होता है साइन है बट्टे में कॉस है। ठीक है, यही सूत्र होता है ना। सो देखो भाई कॉस का सूत्र हम निकाल सकते हैं साइन की मदद से। सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अंडर रूट में। साइन का मान 3/5 दे रखा है, रख दो, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दो। अब देखो 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, लॉसअप आ जाएगा 25, 25 से कम 25 माइनस के 9, ये आ जाएगा 16। तो 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5। ठीक है, अब साइन हमें दे रखा था 3/5 और कॉस हमने निकाला 4/5। इसके बट्टे में 5, इसके बट्टे में 5 कटा, ऊपर बचा 3, नीचे बचा 4। तो आंसर आ जाएगा 3/4। ठीक है जी, आंसर कितना आ गया 3/4। तो 3/4 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2 साइन स्क्वायर अगर a 1 के बराबर है तो a का मान क्या होगा, कोण a का मान क्या होगा। देखो हमें दे रखा है 2 साइन स्क्वायर बराबर 1। सो आप देखो भाई ये जो 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। साइन a क्या होगा, वर्गमूल निकालेंगे, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल अंडर रूट 2। अब बराबर है इधर साइन, तो इसका मान भी साइन में सोचो। साइन 45 का मान होता है अंडर रूट 1/2। साइन से साइन कटा, ए का मान आ जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 45। किधर है भाई 45। अगले प्रश्न में आ जाओ, आंसर 0 होगा, दिखती पता लग गया। देखो 48 और 42 को जोड़ेंगे तो 90 आ रहा है। ठीक है, और माइनस है तो आंसर 0 होगा। ठीक है, अगर यही बट्टे में होता तो कितना होता, एक होता आंसर। अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे हैं भूमि के एक बिंदु से, ये भूमि है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार है, मीनार के पाद नीचे वाले बिंदु से कितने मीटर दूरी पर है, 30 मीटर दूरी पर है। मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना मीनार की ऊंचाई h है। आपको पता है कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, ये आपका आधार हुआ। और 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। ठीक, ये आप जानते ही हो। सो आपको लंब पता है, और जो पता है और जो निकालना है उसके भी संबंध लगाते हैं। तो लंब बट्टे आधार, और लंब बट्टे आधार सूत्र क्या होता है tan थीटा। थीटा क्या है 30, लंब का मान है h, आधार का मान है 30, tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, सो देखो 30 इधर गुणे में आ जाएगा, 30 से कम 30 बट्टे में √3। √3 कभी नीचे नहीं छोड़ते तो √3 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे गुणा। सो यहाँ से आ जाएगा 30 √3, √3 गुना √3 सिर्फ 3, 3 ढाई 30, तो ये आ जाएगा 10 √3। ठीक है जी, कितना आ जाएगा 10 √3। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, अनंत। ठीक है, एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। सो प्रश्न हमसे क्या बोल रहे हैं, देखो चित्र आपको दिख रहा है क्लियर। आज का ये जो वीडियो है मैं आउटडोर शूट कर रहा हूँ क्योंकि लाइट्स नहीं है और वीडियो तो बनाना पड़ेगा। मोबाइल में भी जितना चार्ज है उसी हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ, देखते कब तक साथ देता है।
कह रहे टी पी टी क्यू केंद्र ओ वाली वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं कि पी ओ क्यू 110 है, तो पी टी क्यू क्या होगा, पी टी क्यू ये वाला कोण कितना होगा। आप जानते हैं ये स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 अंश का कोण बनता है, ये त्रिज्या है और स्पर्श रेखा, इस पर भी 90 अंश का कोण बनेगा प्रमेय आदर्श लेख के अनुसार। और ये क्या है भाई, एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है, 360 होता है। तो P का मान हमारे 90 है, T का मान हमें ज्ञात करना है और Q का मान 90 और O का मान 110 दे रखा है। 90 90 180 180 और 110, तो ये हो गया 290 प्लस x। तो प्लस का 290 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के 290, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 70। ठीक है जी, तो आंसर हो जाएगा 70 डिग्री। कह रहे हैं एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो क्या होगा उस वृत्त की त्रिज्या। सो देखो एक वृत्त है, तो वृत्त की त्रिज्या हमने मान ली r। हमने बोल रखा है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है और जो परिधि है वो आपस में बराबर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर का मतलब होता है r गुणा आर, तो एक आर से एक आर कैंसिल, तो r का मान कितना हो जाएगा 2। r का मान कितना होगा 2 मात्रक। ठीक है, कह रहे हैं एक घोड़ा 7 मीटर लंबे रस्से से घास के मैदान में बंधा हुआ है, उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात क्या होगा जिसमें घोड़ा घास चर सकता है। ठीक है, घास के मैदान में बड़ा हुआ है, बंधा हुआ है। सो देखो इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। अब घोड़ा घास चढ़ सकता है, मैदान किस आकार का ये नहीं बोला है, मैदान तो किसी भी आकार का हो सकता है। तो मान लेते हैं क्वेश्चन को हम अपनी तरफ से कंप्लीट कर रहे हैं कि ये वर्गाकार खेत है, तो थीटा कितना हो जाएगा 90, और ये रस्सी जो है वो त्रिज्या का काम करेगी, रस्सी है 7 मीटर, तो इतना घास चर पा रही है, यानी कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका सूत्र होता है थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान है 90 बट्टे में 360, पाई का मान 22/7 और आर का मान है 7 गुणा 7। 4 बार जाएगा, 7 से 7 कटा, 2 दूनी 2 एकम 2 एकम, तो ऊपर आ जाएगा 11 7 77 बट्टे में 2। ठीक है, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 77/2 कहीं पे भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है यार। ठीक है, तो भाई यही आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। इसमें आप देख लीजिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन पूरा नहीं है यहाँ पर, है ना, इसीलिए थोड़ा आंसर मैच नहीं हो सकता। सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े और 9 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। एक कमरा है, देखो जो लंबा है 12 मीटर और चौड़ा है 9 मीटर और ऊंचाई उसकी 8 मीटर है। तो ऊंचाई तो बांस जो तुम इसके अंदर रख सकते हो, ऐसे रख सकते हो 12 मीटर का। कितना मीटर का बांस रख सकते हो, 12 मीटर का व्यास तुम सबसे इसमें रख सकते हो। ठीक है भाई, ये 12 है, ये 9 है, तो 12 मीटर का तुम रख सकते हो आराम से। तो आंसर आ जाएगा 12 मीटर। कह रहे उच्च वर्ग सीमा एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को हम क्या कहते हैं। कम प्रकार का त्वरण, अधिक प्रकार का त्वरण, ए और बी दोनों। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो उच्च वर्ग सीमा बोला है सो अधिक प्रकार का त्वरण होगा, निम्न वर्ग सीमा बोलता तो निम्न प्रकार का त्वरण होता। ठीक है, त्वरण तो ज़रूर होगा। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे निम्न में से कौन सी घटना किसी की प्रायिकता नहीं हो सकती। कौन सी घटना किसी की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो प्रायिकता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर कहीं पर भी कोई डाउट हो या दिक्कत हो, प्रश्न को देख सकते हैं। तो ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो कि हमने बड़े आराम से कर लिए हैं। अब हम आते हैं सब्जेक्टिव में। यहाँ अथवा बहुत सारे दिया गया हो, लेकिन हम सारे प्रश्न करेंगे, आप उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, और जैसे एग्ज़ाम में करना होता है बिल्कुल वैसे ही करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। सो देखो भाई, यहाँ हमारा 96 है और यहाँ हम लिखेंगे 404 और इसका करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 2 चौको 8, 1 बचा 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8,
दो एकम दो, दो दूनी चार, दो छंग 12, दो तियाँ 6, तीन एकम 3। ठीक, अब इसका काटो, दो दूनी 4, 0, दो दूनी 4, दो एकम 2, 0 और 101 एकम 101। ठीक है, ये आवाज ग्रहण कर दिया। अब देखो 96 को हम कैसे लिख सकते हैं। दो कितनी बार है, 1 2 3 4 5, दो है 5 बार और 3 है 1 बार। ठीक है, और 404 दो है 2 बार और 101 है 1 बार। हमें क्या निकालने के लिए बोला गया प्रश्न में, हमें HCF और LCM दोनों निकालना है। तो सबसे पहले HCF निकालते हैं। HCF में क्या होता है, जो दोनों में है उसकी न्यूनतम घात। तो 2 की न्यूनतम घात 2 है, यानी कि 2 दूनी 4। अब LCM निकालना है, जो दोनों में है उसकी मैक्सिमम पावर, और जो बच गया उसको गुणे में डाल दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 2 है 5 बार। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो ये हो जाएगा 32 गुणा 303। इसको गुणा कर दो कि जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर। सो कमेंट करके बताइए कि एलसीएम कितना आ रहा है गुणा करने पर। अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे हैं वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से -3 और 2 है। हर साल एग्जाम में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, हमें दिया क्या है, हमें दे रखा है शून्यक का योग फल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और एक हमें दे रखा है शून्यक का गुणनफल, जिसे कहते हैं अल्फा गुणा बीटा। कितना दे रखा है दोस्त, वो हमें दे रखा है, एक दे रखा है -3, एक दे रखा है 2। ये -3 है और ये 2 है। हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक, ये सूत्र होता है, सूत्र में रख दो x² अल्फा, ये दे रखा है माइनस का 3x और अल्फा बीटा दे रखा है 2। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे हैं मान लीजिए कि त्रिभुज ABC और DEF आपस में समरूप हैं, इनके क्षेत्रफल 64 और 121 है, तो EF 15 है, तो BC क्या होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखो, आपको दो त्रिभुज समरूप दे रखे हैं, एक तो भैया ये वाला है और एक ये वाला है। एक है ABC, ये समरूप है किसके, DEF के। तो देखो एग्जाम में कैसे लिखना है, क्योंकि सब्जेक्टिव प्रश्न है, प्रॉपर पूरा पूरा लिखना है, दिया है करके और क्या निकालना है। हमें दे रखा है क्षेत्रफल ABC का जो क्षेत्रफल दे रखा है वो 64, और क्षेत्रफल जो DEF का दे रखा है वो दे रखा है 121। हमें EF 15.4 दे रखा है और हमें BC निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जानते हैं प्रमेय 6.6 से, ये सब पढ़ा रखा है। ठीक है, प्रमेय 6.6 से क्या होता है कि त्रिभुज अगर ये वाला इसका समरूप है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है, इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा ABC बट्टे DEF, उनकी संगत भुजा क्या है, BC, और इसका क्या है, EF की अनुपात का वर्ग होता है। तो ABC हमारे पास क्या दे रखा है, 64, और DEF हमारे पास है 121। BC हमें ज्ञात करना है, और EF हमें दे रखा है 15.4। स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दो। अब देखो 8 64 को ले सकते हैं, 8 का वर्ग 11 का वर्ग होता है 121, टोटल का वर्ग हो गया। अब BC बट्टे 15.4 है। ठीक है, घातों की तुलना करेंगे तो 8 बट्टे 11 और ये है BC बट्टे 15.4। BC ज्ञात करना है। सो देखो दोस्त, ये जो बट्टे का इधर के गुणे में आ जाएगा, 11 एकम 11, 11 चौके 44। ठीक है, गुणा कर दोगे, 4 8 32, हाथ से लगा 3, और 8 एकम 8 और 3 11.1 स्थान के बाद, तो आंसर आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, आप प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें। हो गया ये क्वेश्चन।
अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। कह रहे हैं एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और इतने से समदुरस्त है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। सो इसमें आ जाओ। देखो मैं आपको समदुरस्त बोला है, तो एक बिंदु हमें दे रखे 2,-5 और बी है बिंदु दे रखे -2,9। माना वो बिंदु पी है, समदुरस्त बोले हैं, एक्स अक्ष पे बोले हैं, तो एक्स अक्ष के लिए y निर्देशांक 0 होते हैं। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या बोला, समदुरस्त यानी कि जो ए और पी के बीच की दूरी होगी वही पी और बी के बीच की दूरी होगी। तो निकालो, सूत्र लगाओ, ए पी x1 - x2 का वर्ग, y1 - y2 का वर्ग। ए पी लगा दिया, अब पी भी लगाओ, x1 - प्लस x2 का वर्ग, y1 - y2 का वर्ग। ठीक है, लगा दिया, वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ से अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, वर्ग करने पर अंडर रूट हट जाते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा, इसको खोलोगे, ए का वर्ग बी का वर्ग माइनस का 2ab और 5 का वर्ग कितना होता है 25। इधर से भी खोलेंगे, ए का वर्ग बी का वर्ग प्लस के 2ab और 9 × 81 प्लस के, दोनों तरफ बराबर के, दोनों तरफ सेम टू सेम चीज़ें कट जाएंगी। ठीक है, और यहाँ देखिए, हाँ 25 प्लस का 81 इधर आके माइनस का 81, संख्या को एक तरफ रखेंगे और माइनस का 4x इधर आके क्या हो जाएगा प्लस के 4x, तो ये हो गया 8x, यहाँ बचेगा 56। सो देखो भाई, ये 8 गुणे में इधर के पट्टी में हो गया, 8 × 7 = 56, तो x का मान आ गया -7। ठीक है, अतः बिंदु क्या हो जाएगा, अतः बिंदु P वो आपका हो जाएगा, आपने x, 0 माना था, तो ये हो जाएगा -7,0। ये आपको आपका उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ अगले प्रश्न में, 35वें में मान निकालना है। ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। क्या बोल रहे हैं, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, 2 tan² 45 प्लस sin² 45 माइनस cos² 45। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आंसर देख के पता लग रहा है कि 2 आएगा। tan 45 का मान एक होता है 1 रख दिया, sin 45 का मान 1/tan√2 होता है, वर्ग है तो वर्ग कर दिया, और cos 45 का भी 1/tan√2 होता है, प्लस का माइनस का कटा, 1 का वर्ग 1, तो 2 × 1 = 2। ठीक है, आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में कह रहे हैं एक बिंदु ए से वृत्त की स्पर्शरेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और ए की केंद्र से दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी और आसान सा प्रश्न है। हमारे पास एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र हम मान लेते हैं ओ। हमारे पास एक बिंदु बोला है बाहर, इस ए बिंदु से स्पर्श रेखा की जो लंबाई है, ठीक है, हमें क्या बोला है, स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, और इसी बिंदु से केंद्र तक की जो दूरी है वो हमें कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमसे बोला त्रिज्या की लंबाई क्या होगी, माना त्रिज्या की लंबाई r होगी और इस बिंदु का नाम मैंने p दे दिया। ठीक है, माना यहाँ लिख देंगे, माना त्रिज्या r है। हम लिखेंगे प्रमेय 10.1 से आप जानते हैं स्पर्श रेखा, जो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 अंश का कोण बनता है, यानी कि p कोण कितना होगा 90। अगर ये त्रिभुज यहाँ पे 90 का बन रहा है तो ये समकोण त्रिभुज है, तो त्रिभुज APO में पाइथागोरस प्रमेय से ठीक, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भाई, कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण हमारा 5 है, 5 का वर्ग, आधार हमारा 4 है और लंब हमारा r है, तो 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16। संख्या को एक तरफ रखेंगे, प्लस का 16 इधर के माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9। ठीक है, तो वर्गमूल निकालेंगे, तो 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3। तो जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर होगी। ठीक है जी,
कहीं पे भी डाउट, दिक्कत, परेशानी हो, प्रश्न को दोबारा देखें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात किया जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, वृत्त के चतुर्थांश, ये हमारे पास एक वृत्त है, इसके चौथे हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है, चतुर्थांश। ठीक है, तो हमें वृत्त की त्रिज्या नहीं मालूम, तो मान लेते हैं कि वृत्त की त्रिज्या क्या है, आर है। 37वां प्रश्न है, माना वृत्त की त्रिज्या क्या है दोस्त, आर है। ठीक है, तो दिया क्या है हमें आर ही नहीं पता। जब तक आर नहीं निकलेगा तो कहाँ से निकालेंगे। हमें दिया है परिधि, वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है, 22, और परिधि का सूत्र होता है 2πr। पाई का मान कितना होता है, 22/7। जब कुछ नहीं दिया होता तो यही रखना होता है। तो देखो 22 एकम 22 है ना, बट्टे के इधर गुणे आ जाएगा, 7 एकम 7, ये 2 गुणे इधर के बट्टे आ जाएगा, ये आ जाएगा 7/2। त्रिज्या मिल गया। अब लिखोगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल जिसका सूत्र होता है वृत्त का क्षेत्रफल बट्टे 4। तो वृत्त का पाई का मान क्या होगा, 22/7, बट्टे में ऑलरेडी 4 है। आर का मान है 7/2, स्क्वायर है तो 2 बार गुणे में आ जाएगा। एक 7 से एक 7 कटा, 2 से काटोगे 2 एकम 2 एकम, 11 7 77, 4 दूनी 8, आंसर आ जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। एक अभाज्य संख्या, एक विषम संख्या। सो देखो भाई, पासे पर जो परिणाम होते हैं, पासा मतलब लूडो, पासे पर परिणाम जो होता है वो क्या होता है, वो होता है 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारे पास जो कुल परिणाम है। ठीक है, कुल परिणाम कितना है, कुल परिणाम हमारे पास है 6। तो हमसे पहले वाले पार्ट में क्या बोला है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो सिर्फ खुद के पहाड़े में हो, किसी और के पहाड़े में नहीं। 2 3 5। और दूसरे वाले में बोला है विषम संख्या। विषम संख्या कितनी है हमारे पास, 1 3 5, ये हमारे विषम संख्या है। ठीक, पहले वाले पे आ जाओ, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है वैसे, संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। ठीक, तो संभव परिणाम कितना है, 3, कुल परिणाम है 6, आंसर आ जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। फिर हमें दूसरे वाले पार्ट में क्या निकालना है, हमें दूसरे वाले पार्ट में निकालना है विषम संख्या आने की प्रायिकता। विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो वही संभव परिणाम विषम में कितना है, 3 है, और कुल परिणाम 6 है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। सो आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्नों में। ठीक है, इन प्रश्नों में पहला वाला प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि 3 + √4 5 एक अपरिमेय संख्या है। सो हम इसका उल्टा मान लेते हैं, तो माना 3 + 4√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या है भाई, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या आप जानते हैं, हर एक परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं, जहाँ पर बट्टे में Q का मान 0 नहीं होता है, और P और Q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तथा जो HCF होता है P और Q का, वो कितना होता है, वो 1 होता है।
अब ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, अंडर रूट का एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ। अब आप देखो 4 अंडर रूट 5, ये प्लस का 3 इधर के माइनस का हो गया, ठीक, पी बट्टे क्यू माइनस 3, और ये 4 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, समीकरण नंबर 1। अब आप जानते हो किसी भी परिमेय संख्या को किसी परिमेय संख्या से गुणा करो, भाग करो, जोड़ो, घटाओ, वो परिमेय ही रहता है। तो ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो परिमेय और अपरिमेय बराबर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो वही चीज़ यहाँ लिखनी है, चूँकि पी बट्टे क्यू माइनस 3 बट्टे में 4 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, तथा अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः समीकरण 1 से जो ये चीज़ बराबर हम बोल रहे हैं, ये कभी बराबर नहीं हो सकती। यानी कि जो हमने स्टार्टिंग में माना था वो क्या हो गया, अवधारणा गलत आ गई, कि हमने परिमेय जो बोला था वो परिमेय हो ही नहीं सकता। अतः हमारी अवधारणा गलत है, अतः हमारी अवधारणा गलत है, ठीक है, हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए 3 + 4 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। बताइए, कोई भी डाउट या कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाओ। इसके कह रहे हैं इस समीकरण को ग्राफी विधि से हल करना है, ग्राफ पेपर में सॉल्व करना है, ठीक है। तो जो समीकरण आपको दे रखा है वो हम लिख लेते हैं, पहले दिया है समीकरण x - y + 1 = 0, और दूसरा दे रखा है 3x + 2y - 12 = 0। तो ये दो समीकरण दे रखे हैं, इसको अगर ढंग से लिखें हम, प्लस का 1 इधर के माइनस का 1 हो जाएगा, ये समीकरण 1 है। अगर आपको समीकरण खींचना होता है तो हर एक समीकरण से आपको कम से कम 2-2 बिंदु निकालने होते हैं, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 है। सो बहुत आसान समीकरण दे रखे हैं, तो मैं डब्बा बना के हल कर देता हूँ। कम से कम 2-2 बिंदु निकालने हैं, एक्स वाई, पी बिंदु, क्यू बिंदु, आर बिंदु, एच बिंदु, ठीक। देखो भाई, अगर मैं y का मान 0 मानूंगा तो x का मान क्या हो जाएगा, -1, और अगर मैं x का मान 0 मानूंगा तो y का मान क्या आ जाएगा, +1। इसमें आ जाओ, अगर मैं x का मान 0 मानूंगा तो 2y = 6, 2 × 12 आ जाएगा, और अगर मैं y का मान 0 मानूंगा 3x = 12, 3 × 12 आ जाएगा, ठीक है। बड़े आराम से हो गया। अब देखो, इन बिंदुओं को हमें ग्राफ पेपर में दिखाना है। मेरे पास ग्राफ नहीं है, तो आपको ग्राफ पेपर में ही सॉल्व करना है, ठीक है। मोबाइल फिर बंद करके चलाना पड़ा, फोकस ही चलाया जा रहा था। तो यहाँ लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6, पॉजिटिव में 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, और x में है -1 -2 ठीक है, -1 -2 -3 नीचे, -1 -2 -3। पहला जो बिंदु है वो हमारा -1, 0 है। देखो -1, 0, x पे -1, y पे 0, ये बिंदु P है। और अगला जो बिंदु है x पे 0, y पे 1, ये अगला बिंदु Q है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक रेखा खींच देंगे, ठीक है। और रेखा का जो नाम है वो भी हम लिख देंगे, x - y + 1 = 0। अगला जो हमारे पास बिंदु था वो था 0,6, x पे 0, y पे 6। देखो x पे 0, y पे 6, और अगला बिंदु है x पे 4, y पे 0, x पे 4, y पे 0, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच दो, तो ये प्रतिच्छेदित बिंदु जो है वो आपको आपका आंसर दे देगा, ठीक है, आपको आपका आंसर दे देगा। क्लियर? तो देख लीजिएगा, x में 2, y पे 3, ठीक है। तो ये जो बिंदु आएगा प्रतिच्छेदित बिंदु, इस बिंदु का नाम दे दो T। x पे 2 आएगा और y पे देखना 3 आएगा, ठीक है। तो लिखेंगे चूँकि
प्रतिच्छेदित बिंदु कितना है 2,3, तो ये x होता है, ये y होता है, इसलिए x बराबर 2 और y बराबर 3। ग्राफी विधि से आपने क्या निकाल दिया, आंसर। ठीक है जी, कोई भी डाउट, दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमसे क्या बोल रहे हैं कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिस पे बिंदु इतना और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। किससे विभाजित होता है, x अक्ष से विभाजित होता है। बहुत ही शानदार और ये बढ़िया क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है। ये क्वेश्चन तो सारे ही शानदार जानदार हैं, सारे क्वेश्चन ऐसे रखे गए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। ए हमारे पास है 1 - 5 और बी हमारे पास है -4,5। ठीक है, x अक्ष पर है, माना वो बिंदु P है, x अक्ष के लिए y निर्देशांक 0 होता है, जो कि इसे m1 अनुपात m2 में विभक्त करता है। अनुपात निकालना है तो माना वो अनुपात m1, m2 है। ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2 है। अगर आपको अनुपात निकालना है तो आपको लेना पड़ेगा जिसका अंकिक मान आपको मालूम है। तो यहाँ लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से किसका मान मालूम है, y का, तो सूत्र होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2। ठीक है जी, ये होता है, ये m1 हो गया, y2 का मान है हमारा 5, y निर्देशांक का मान 0, m2 का मान पता नहीं, y1 का मान है -5 बट्टे में m1 प्लस m2। ठीक है, अब इसके बट्टे में कुछ नहीं, तो किसी भी संख्या को 0 से गुणा करो तो 0 हो जाता है। यहाँ बचा 5m1 -5m2, -5m2 इधर के प्लस का 5m2 और इधर है 5m1। ठीक है, ये 5 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा और ये गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, और बट्टे का मतलब ही होता है अनुपात। तो m1 अनुपात m2 जो होगा 5:5, एक तरीके से 1:1 भी कह सकते हो, क्योंकि 5 कम 5 कट जाएगा, तो 1:1 भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे आ जाओ, 43 नंबर पे। कह रहे बिंदु इतने 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 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अभी MCQ में भी किया था ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, हमारे पास एक त्रिभुज है। ठीक है, ये त्रिभुज, इस बिंदु का नाम A, B, ये C है। A हमारे पास है -5,1, B हमारे पास, ये चित्र जैसे मैं बना रहा हूँ ना, आप भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास है x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक, इसलिए हमें निकालना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, जिसका सूत्र होता है 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 और x3 y1 - y2। ये सूत्र होता है। मान रखो x1 का मान -5 है, y2 का मान -5, y3 का मान 2। ठीक है, x2 का मान है 3, y3 का मान है 2, y1 का मान है -1, तो माइनस माइनस प्लस, x3 का मान है 5, y1 का मान है -1 और y2 का मान है -5, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये 7 माइनस माइनस प्लस होता है, 7 पंजे 35 और 3 तियाँ 9 और 4 पंजे 20। ठीक है, ये हो गया आपका 34 और 20, 54/2 यानी कि 27 वर्ग मात्रक। ठीक है जी, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं 44वें प्रश्न पे। इसको सिद्ध करके ये लाना है, NCERT का प्रश्न है। सो हम लिखेंगे यहाँ पर बायां पक्ष लेने पर। ठीक है, क्या लिखेंगे, बायां पक्ष लेने पर। तो बायां पक्ष क्या है, 1 प्लस साइन है बट्टे में 1 माइनस साइन है। इस प्रश्न में एक ट्रिक है कि देखो, वैसे नियम क्या कहता है, अगर सर्वसम क्या लग रही है तो लगाओ, नहीं तो साइन को उसमें बदलो। तो ये पहले से ही साइन को उसमें बदला है, और इसमें खासियत क्या है कि ऊपर जो सेम है, बस फ़र्क सिर्फ चिन्ह का है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें करना होता है परिमेयकरण। तो यहाँ लिखेंगे परिमेयकरण करने पर।
परिमीकरण करना आपने छोटी कक्षाओं में ही सीखा होगा, कक्षा 6-7 में। ठीक है, क्या होता है कि जो भी होता है उसका विपरीत चिन्ह से, माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ऊपर नीचे गुणा करना होता है। ठीक है, सो देखो ये चीज़ 2 बार गुणे में है तो क्या हो जाएगा, 2 बार गुणे में तो टोटल की घात 2। और यहाँ पर एक सूत्र के रूप में है a माइनस बी ए प्लस बी। आपको सूत्र पता होगा, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। आगे हल करते हैं, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बट्टे में 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक, आपको एक सूत्र पता होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर है, सर्वसमीका है, रख दीजिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बट्टे में कॉस स्क्वायर। अंडर रूट से बाहर निकालो। अंडर रूट का मतलब क्या होता है कि बाहर जो भी है, अंदर जो भी है, बाहर आके उसका आधा हो जाएगा। तो 2 की घात 2 का आधा कितना होता है, 1। तो घात 1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब अलग अलग बट्टे ले लो, 1 के बट्टे में कॉस, साइन के बट्टे में कॉस। तो 1 बट्टा कॉस क्या होता है, सेक सूत्र। साइन बट्टा कॉस क्या होता है, tan। आपको यही सिद्ध करना था। ठीक है जी, आपको भैया यही सिद्ध करना था, आराम से हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। ये तो आपको आता ही होगा, प्रश्नावली 10.2 का पहला क्वेश्चन है, 11.2 का पहला क्वेश्चन है। अगर नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, जाके देख लीजिएगा। क्योंकि मेरे पास गोला प्रकार, चांदा पटरी ये सब कुछ नहीं है तो मैं बना के नहीं दिखा पाऊंगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, जाके देख लेना। ओके, आगे प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे चतुर्थांश ओ पी बी क्यू के अंतर्गत एक वर्ग ओ ए बी सी बना हुआ है। यदि ओ ए 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान आपको 3.14 लेना है। देखो ये हमारा चित्र है, ठीक है, ये जो छायांकित भाग देख रहे हैं ना, ये हमें निकालना है। सो आप जानते हैं हमें क्या दे रखा है, ओ ए 20 दे रखा है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ना 20 सेंटीमीटर में दे रखा है। सो ये वर्ग बोला है, तो ये वर्ग का क्या है, विकर्ण है। और वर्ग का जो विकर्ण है वो त्रिज्या के बराबर है। वो किसके बराबर है, त्रिज्या के बराबर है। चूंकि वर्ग का विकर्ण, ठीक है, वर्ग का जो विकर्ण है किसके बराबर है, चतुर्थांश की त्रिज्या या वृत्त की त्रिज्या, जो बोलना चाहो, चतुर्थांश की त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, तो विकर्ण का सूत्र क्या होता है, भुजा √2 और त्रिज्या के बराबर है। और भुजा क्या दे रखा है, प्रश्न में जो भुजा दे रखा है वो 20 दे रखा है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 20 √2। ठीक है, तो हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित प्रश्नानुसार छायांकित भाग का क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा, ये वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, कौन सा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है ना, जब चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से जब वर्ग वाला सफेद वाला हटा दोगे तभी ये ब्लैक ब्लैक बचेगा। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर बट्टे में 4, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। पाई का मान बोला 3.14 लो, r का मान है 20 √2 का वर्ग बट्टे में क्या है 4, और ये भुजा कितना दे रखा है 20 गुणा 20। सो आप यहाँ से देखो, यह 3.14, ये 20 का वर्ग कितना होता है 400, और √2 का वर्ग होता है 2 बट्टे में 4, और यहाँ है 400। 4 से काटेंगे, 4 1 4 0, तो इसको गुणा करोगे, देखो 2 चौके 8, 2 दूनी 2 1 2, 2 3 6, 6.28 गुणा 100 माइनस के 400, तो गुणा करेंगे 100 से तो ये हो जाएगा 628 माइनस के 400, तो आंसर आ जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बड़े आराम से मिल जाएगा। ठीक है जी, कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, आप प्रश्न को दोबारा देखें। कह रहे द्विघात समीकरण का व्यक्तिगत
मूलों की प्रकृति तथा द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके मूल भी हमें ज्ञात करने। ठीक है जी, बहुत ही आसान सा प्रश्न है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। तो सबसे पहले देखो प्रश्न में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, हमें दिया क्या है, दिया है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में दे रखा है 2x² माइनस के 7x प्लस 3 बराबर 0। चूँकि ए के स्थान पर कितना है 2 है, बी के स्थान पर माइनस के 7 है और सी के स्थान पर 3 है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, विविक्तीकरण निकालना है। विविक्तीकरण निकालते हैं। विविक्तीकरण डी बराबर b² माइनस के 4ac, ये सूत्र होता है। बी कितना है माइनस के 7, 4 ए का मान 2, सी का मान 3, तो नेगेटिव का वर्ग प्लस 7 7 49, 4 दूनी 8, 8 3 24, तो यह आ जाएगा कितना 25। विविक्तीकरण पूछा था वो हमने निकाल दिया। देखेंगे चूँकि डी का मान धनात्मक है इसलिए मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। ये दूसरा आंसर हो गया। अब आपको प्रश्न में बोल रहे हैं कि मूल भी ज्ञात करो द्विघाती सूत्र लगाकर, तो यहाँ लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र को हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, श्रीधराचार्य का नियम। तो x बराबर होता है माइनस के b प्लस माइनस √b² माइनस के 4ac बट्टे में 2a। b का मान है माइनस के 7 प्लस माइनस b² माइनस 4ac अभी आपने निकाला है 25 और 2a का मान है 2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 25 का वर्गमूल 5 बट्टे में 4। तो हमें एक बार प्लस में लेना पड़ेगा और एक बार माइनस में। प्लस चिन्ह लेने पर तो 7 प्लस 5 बट्टे 4 यानी कि 12 बट्टे 4 3 12, तो x का मान एक आ जाएगा 3। अब हम एक बार माइनस में लेना पड़ेगा, तो 7 माइनस 5 बट्टे 4 यानी कि 2 बट्टे 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो दूसरा जो शून्य मिलेगा हमें या मूल मिलेगा वो मिलेगा 1/2। ठीक है जी, कहीं पे डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48वां क्वेश्चन के लिए तो मैंने अलग से स्पेशल वीडियो बना रखा है और इस साल आएगा ही आएगा, हर साल आता है, इस साल भी आएगा। कह रहे सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिष्ठित करने वाली रेखाएं उन्हें समान अनुपात में विभाजित करती हैं। तो ये है भाई थेल्स प्रमेय, प्रमेय 6.1। इसको मैंने अलग से प्रूफ करा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में या तो ये आएगा या पाइथागोरस प्रमेय का प्रूफ आएगा, लेकिन ये ज़्यादा चांसेस आएंगे। तो ये मैंने ऑलरेडी करा रखा है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित ये हमारा मीनार है 49। एक 4 मीटर दूरी पर और एक 9 मीटर दूरी पर दो बिंदु है का जो उन्नयन कोण है ना वो पूरक कोण है। इस बिंदु से जो उन्नयन कोण है और इस बिंदु से जो उन्नयन कोण है वो पूरक कोण है। मतलब अगर ये कोण थीटा होगा तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 मीटर बोला है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 मीटर बोला है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करके बताना है कि जो ऊंचाई होगी 6 मीटर होगी। माना ऊंचाई कितनी है h, इस h को हमें 6 मीटर ला के दिखाना है। ये a है, ये b, ये c, ये d। चित्र बन गया। माना ऊंचाई h है, ये लिख दोगे आप। सो देखो चूंकि यहाँ लिख देंगे, चूंकि दो समकोण त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, ये पता है और ये आपको निकालना है। सॉरी, ये पता है, ये आपको निकालना है। इस पर समझ लगाओ। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और ये आधार है, लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार क्या होता है 10 थीटा। थीटा की जगह पे थीटा ही है। ए बी है h, बी सी है 4, 10 थीटा। समीकरण नंबर 1। ठीक, अब आ जाओ दूसरे वाले त्रिभुज में। त्रिभुज ए बी डी में
दूसरे वाले समकोण त्रिभुज में, ये निकालना है और ये आपको पता है। सो ए बी बट्टे डी बी। लंबटे आधार, फिर से लंबटे आधार क्या होता है, टेन थीटा। थीटा की जगह पर क्या है 90 माइनस थीटा, और आप जानते हैं टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा। ठीक है, तो ए बी हमारे पास क्या है दोस्त, ए बी हमारे पास एच है और डी बी हमारे पास 9 है। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा। तो समीकरण 1 और 2 की क्या करनी है, गुणा करनी है। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, बायां वाला बाईं तरफ गुणा में एच बट्टा 4 गुणा एच बट्टे 9, टेन थीटा गुणे में कॉट थीटा। एच गुणा एच स्क्वायर 4 9 36, और यहाँ आ जाएगा 1, 36 से कम 36, तो वर्गमूल निकालेंगे, 36 का वर्गमूल 6 होता है। यही तो मैं प्रूफ करना था कि भैया जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी 36 मीटर होगी, सॉरी 6 मीटर होगी। ठीक है, हो गया आराम से। कहीं पे भी डाउट हो प्रश्न को दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में लिखिए, मतलब पाई का मान नहीं रखना है। देखो 50वें प्रश्न आ जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। सो हमारे पास एक अर्धगोला है, ये अर्धगोला है, अर्धगोले पर एक शंकु खड़ा है। ठीक है, हमें प्रश्न में बोला है कि जो इसकी ऊंचाई है और इसकी जो त्रिज्या है वो आपस में बराबर है। ठीक है, दिया है, हमें क्या दे रखा है, शंकु की ऊंचाई h 1 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या r वो भी 1 सेंटीमीटर है, और अर्धगोले की त्रिज्या वो भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें इसका आयतन निकालना है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार बर्तन का आयतन, ये बर्तन जो भी है, बर्तन का आयतन क्या होगा, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। ठीक, तो अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब, शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो अगर आप ध्यान से देखें पाई आर स्क्वायर ऊपर से और नीचे से तीनों बनिष्ठ है, यहाँ से बचेगा 2r, यहाँ से बचेगा सिर्फ h। पाई का मान नहीं रखना है, r का मान 1 है, बट्टे में 3, h का मान भी 1 है। तो ये आ गया पाई बट्टे 3, 1 से गुणा करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 1 कम 2 और 1 3, 3 से 3 कटा, आंसर आ जाएगा पाई। आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न में आ जाओ, 51वां। हमसे क्या बोल रहे हैं, धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य बताना है कितना होगा, मतलब कितनी वस्तु उसके अंदर आ सकती है, यानी कि आयतन निकालना है। देखो मैं चित्र बना के दिखाता हूँ। 51वां प्रश्न है, यानी कि बाल्टी है, ये ऊपर वाला हिस्सा खुला हुआ है। हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, प्रश्न में दे रखा है निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्या है। निचला सिरा है 8, ठीक है, ये वाली त्रिज्या R1 कितनी है 8 सेंटीमीटर, और R2 मान लो ये हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई है वो हमें दे रखी है 16 सेंटीमीटर ऊंचाई। तो यहाँ लिखेंगे दिया है R1 दे रखा है 8 सेंटीमीटर, R2 दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई H दे रखा है वो दे रखा है 16 सेंटीमीटर। इसलिए बाल्टी में कितना दूध आ सकता है, यानी कि छिन्नक का आयतन निकालना है।
क्या होता है 1/3 पाई R1² R2² R1 R2 गुणा H, यही होता है। पाई का मान कुछ ऐसा बोला है, नहीं बोला है, तो क्या रखें, कुछ बोला नहीं तो क्या रखें, सब्र करो फिलहाल। तो पाई R1 का मान कितना है 8, R2 का मान है 20, R1 R2 8 गुणा 20, और H का मान कितना है 16, तो ये 16 पाई बट्टे में 3, 8 8 64, ये हो गया 400, 8 दूनी 16, जोड़ो 0 0 4 4 6 और 6 0 0 और 6 12, हासिल लगा 1, 4 और 1 5 और 1 6, 624 गुणा 16 बट्टे में 3, पाई का मान कुछ नहीं तो 22/7। ठीक है, ये चीज़ आ गई। कुछ कट पिट रहा है क्या? 10, देखो 6 6 12, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 0 3 8 24 कट गया, और 7 से कटेगा कोई भी, मुश्किल है। ठीक है, ये क्या है, मुश्किल है, तो कट नहीं रहा है तो क्या किया जाए। देखो कैलकुलेशन करते हैं, ऊपर ऊपर जब हम गुणा करेंगे ना तो ये आ जाएगा 73,216/7, और 7 से जब इसको काटोगे तो ये भाग चला जाएगा 10,400, ये इतना पॉइंट में 42। ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब है, तो बात हो रही है लीटर में, तो लीटर में बदलने के लिए कितना लीटर दूध होगा, तो 1000 से क्या कर दोगे, भाग दे दोगे, तो 3 स्थान दशमलव इधर खिसक जाएगा, ये 10.45942, यानी कि 10 किलो 460 ग्राम ऐसे मान सकते हो कुछ। ठीक है, फिर यहाँ आ जाओ आगे, तो यहाँ लिखोगे चूंकि 1 लीटर दूध का मूल्य कितना है, 20 रुपये है, इसलिए 10 लीटर 10.45942 का जो मूल्य होगा उसको बस गुणा कर दोगे, 10.459 में 56 से गुणा करोगे तो करीब करीब 209.18, 209 रुपये, 210 रुपये मान लो, 210 रुपये लगभग लगेगा। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं आखिरी प्रश्न पर। तो हमसे कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें वर्ग अंतराल लिखना होता है। ये 20 पे ख़त्म हो रहा है, बीच शुरू हो रहा था, यानी कि जो वर्ग अंतराल है वो सही दे रखे हैं हमें। ठीक है, बारंबारता फिर देखेंगे तो सबसे बड़ी बारंबारता 15 है, तो ये 15 को हम F1 कहते हैं, इसके बाद वाला F2 होता है, इससे पहले वाला हमारा F0, और F1 के ऊपर वाला हमारा क्या होता है, बहुलक वर्ग। तो जो बहुलक वर्ग है वो है 30 से 40, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L हमारे पास है 30, और इनके बीच का अंतर कितना है, 30 से 40, 10 का अंतर है। बहुलक का जो सूत्र होता है वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 गुणा H बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। L का मान क्या है, L का मान हमारे पास 30 है, F1 हमारे पास क्या है 15, F0 हमारे पास क्या है 8, H हमारे पास है 10, 2F1 यानी कि 30 माइनस 8 माइनस के 9। इसको हल करेंगे तो ये है 30, 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 दाई 70, और ये आ जाएगा 8 और 9 17। ठीक है, 13 में 17 घटाओगे 70, 30 में 17 घटाओगे 13 आ जाएगा, 13 पंजे 65। ठीक है, 5 हो गया, 13 39। ठीक है, तो 5.3, तो आंसर जोड़ दोगे तो ये 35.3 लगभग। तो इस तरीके से ये पूरा पेपर मैंने आपको सॉल्व कर दिया, और ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है।